ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रैक्टिकल 6 एक्सपेरिमेंट 6 जो है हमारा बी लैब में, वो हम लोग अभी देखेंगे इसकी थ्योरी, उसके बारे में देखेंगे। हमारा 6 प्रैक्टिकल है ट्रिपल फैक्टर और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालनी है आपको ब्रिज रेक्टिफायर की, विद और विदाउट फिल्टर दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस में। ठीक है, उससे पहले लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो कि क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं वर्बली उसको बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोग वो सुन लीजिए। अभी ये 6 एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको मैनुअल दे दूंगी इसका और आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगी इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की। तो इसके बाद आपका 6 एक्सपेरिमेंट तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे का सिर्फ 7th एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग बाद में आगे देख लेंगे जब भी टाइम होगा। ठीक है, इससे इसके बाद अभी 6th एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग को एक डेट दी जाएगी, वो मैं आपको डेट बता दूंगी क्लासरूम ऐप पे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, अपना फाइल का सबमिशन करना होगा। ठीक है, तो फाइल का सबमिशन आप कहाँ से करेंगे? आप लोगों ने फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स पहले कर लिए हैं सबमिट, तो अभी आप लोग 4th से लेकर 6 एक्सपेरिमेंट तक अपनी फाइल में कंप्लीट करके और उसे भेज देंगे जब भी मैं आप लोगों को वहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट करूँगी उस पर। तो उसके लिए आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले भी दिए थे, वही सेम इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, और मैं कुछ ऐड भी कर सकती हूँ शायद उसमें इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको देखकर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ ऐड करने होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी मेन जो आपके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उनको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते, तो मैं आप लोगों को एक बार वर्बली भी बता देती हूँ इंस्ट्रक्शंस को, तो वो सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है उसमें तो आप मुझसे ईमेल के थ्रू या फिर अपने क्लासरूम ऐप के थ्रू वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ जो भी मेन है आपके। देखिए, एक तो फर्स्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो है आपका कि आपकी जो पीडीएफ फाइल है, आप जो बनाएंगे पीडीएफ फाइल 4th एक्सपेरिमेंट टू 6th एक्सपेरिमेंट तक की, उसमें हर पेज के ऊपर आपके रोल नंबर लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फर्स्ट पेज जो भी लगाएंगे आप उसमें उसमें आपका एक ब्लैंक पेज लगाइएगा फर्स्ट पेज, और उसमें आप अपना नाम, रोल नंबर और ब्रांच, ये 3 चीज़ें बहुत ध्यान से मेंशन करेंगे। ठीक है, ये ये बात बहुत ध्यान रखना कि फर्स्ट पेज लगाना है आपको एक ब्लैंक पेज, उस पर आपका नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितने भी पेजेस हैं आपके उस पे सभी पे आपके रोल नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो भी आपके डायग्राम पेजेस होते हैं उन पे रोल नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो रोल नंबर वाले पेज पे, सॉरी, डायग्राम वाले पेज पे और सभी पेजेस पे आप अपना रोल नंबर क्लियरली मेंशन करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी सॉफ्ट कॉपी बनेगी वो ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में बनेगी और किसी भी फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बिल्कुल टाइम, जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पे ही एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज उसके आगे अगर दिया आप लोगों ने सबमिट किया तो वो लेट सबमिशन में जाएगा, और अगर 2 दिन के बाद, लेट सबमिशन होने के भी 2 दिन बाद अगर आप लोग सबमिट करते हैं तो वो बिल्कुल रिजेक्टेड आपकी मानी जाएगी फाइल। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे या ग्रेडिंग आपकी होगी ही नहीं अगर आप लेट सबमिशन में भी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद के थर्ड डे अगर आप लोग लेट सबमिशन करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका पीडीएफ फाइल का जो नाम था उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें थी लास्ट टाइम। आप लोग को क्लियरली बोला गया था कि आपको जो पीडीएफ फाइल का नेम रखना है वो आपको क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर होना चाहिए, उसके आगे ना आपको कोई भी डॉट लगाना है, ना हाइफन लगाना है, ना अपना नाम लिखना है, ना बी लैब लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर लिखा होना चाहिए आपके पीडीएफ फाइल नेम की तरह से। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर लिखेंगे पीडीएफ फाइल के नेम में। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका अभी भी मुझे फाइल्स अगर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए नहीं मिली तो फिर आप लोग को ही ये भुगतना पड़ेगा, उसके आप लोग के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, फिर बाद में नहीं बोलना है कि ये मार्क्स क्यों डिडक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका कि आप लोग को जो भी सबमिशन करना है वो सिर्फ क्लासरूम ऐप पे करना है, मुझे मेल नहीं करेंगे आप लोग कोई भी चीज़ को। ठीक है, बाकी जो भी और एक सबसे ज़रूरी बात जो लास्ट टाइम देखने को मिली थी सबमिशंस में, कि
काफ़ी बच्चों ने एक दूसरे के पिक्चर्स को अपनी फाइल्स में लगाया हुआ था। इसके लिए आपका इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको लोएस्ट ग्रेड दे दिए थे, बट इस बार आपका कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा और सीधे ये वाला केस आपका जिसमें भी निकलेगा, ये केस जिस भी स्टूडेंट के फाइल में ये केस निकलेगा, तो उनकी फाइल्स को तुरंत मैं डिसिप्लिन कमेटी को सबमिट कर दूंगी। उसमें कोई एक्सक्यूज आपका नहीं सुनूंगी मैं। तो इस बात को इस बार ध्यान रख लीजिएगा कि अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो इस बार फाइल सीधे डायरेक्ट डिसिप्लिन कमेटी के पास जाएंगी और आप लोग अनफेयर मीन्स में आप लोगों का जो भी एक्शन होगा आप लोगों को वो फेस करना होगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी जो भी फाइल्स है एक दूसरे की पिक्चर्स अटैच नहीं होनी चाहिए। चाहे वो गलती से अटैच हुई है तो भी नहीं माना जाएगा, कुछ सुना नहीं जाएगा इसके बारे में कि गलती से अटैच हो गई थी, हमने देखा नहीं था, कुछ नहीं। आपको फाइल्स की जो पीडीएफ बनानी है वो आपको केयरफुली आपको देख के बनानी कि आपकी ही फाइल की पीडीएफ बने, किसी और की उसमें पिक्चर्स अटैच ना हो। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आपका ये देखा जाता है कि किसी और की पिक्चर्स हैं तो डायरेक्टली डिसिप्लिन कमेटी के पास जाएगा केस। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस थे आपके कुछ ज़रूरी जो कि बताने थे मुझे सबमिशन से रिलेटेड। डेट आप लोगों की ऑलमोस्ट आपका 10th ऑफ नवंबर तक मैं रखूंगी कि 10th ऑफ नवंबर तक आप लोगों को सबमिशन करना है। और एक ज़रूरी बात, एक ये तो सबमिशन की बात हो गई आपकी 6 एक्सपेरिमेंट तक की। इसके बाद आप लोग एक क्विज टेस्ट और होगा आप लोगों का इस लैब के लिए, तो उस क्विज टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। 6 एक्सपेरिमेंट तक आपका क्विज टेस्ट होगा। जो भी फर्स्ट 6 एक्सपेरिमेंट्स आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं उसका क्विज टेस्ट होगा। सारी बातें जितनी भी बातें मैंने लैब में बताई है लैब से रिलेटेड है, थ्योरी इसकी थ्योरी से भी रिलेटेड है, तो आप वो सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिए अपने क्विज टेस्ट के लिए। तो वो आपका जो भी दिवाली की आपकी वेकेशंस होंगी उससे पहले ही आपका मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट होगा वो क्विज टेस्ट, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, बस ये चीज़ें मुझे बतानी थी। अभी हम शुरू करते हैं अपना जो 6 एक्सपेरिमेंट है उसकी थ्योरी। तो 6 एक्सपेरिमेंट है हमारा टू फाइंड द रिपल फैक्टर एंड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इन विद फिल्टर एंड विदाउट फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर आप लोग को पहले ही भी बताया था मैंने कि क्या होता है। ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि एसी सिग्नल की दोनों ही हाफ साइकिल्स यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल्स दोनों का ही आपको यूज करना होता है और उन दोनों को ही आपको डीसी में कन्वर्ट करके ये सर्किट प्रोवाइड करवाता है। तो आपका जो एसी टू डीसी कन्वर्जन है वो आपका एसी साइकिल के बोथ हाफ साइकिल्स पे आपका डीसी कन्वर्जन यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, के बाद आप लोग का जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है वो आप लोग का 4 डायोड्स का, इसमें आप 4 डायोड्स यूज करेंगे और एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर देखा था तो उसमें आप लोगों ने 2 डायोड्स का यूज किया था और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज किया था। बट फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपको एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर चाहिएगा, यानी कि उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लीड होगी, उसका ही हमें नीड होगा। बाकी हमें सेंटर टैपिंग वाले ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। ठीक है, और जो भी डायोड्स होंगे वो 4 डायोड्स आपके यूज होंगे जो भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एसी सप्लाई होगी, जो एसी सप्लाई आप देंगे वो कैसे देंगे? जो भी 4 डायोड से आप लोग ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे तो उसके आप डायगोनली ऑपोजिट एंड्स पे आप लोग क्या देते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर के एसी सप्लाई को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद आरएल जो लोड रेजिस्टर है वो तो ऑब्वियसली लगेगा ही ताकि उसके अक्रॉस हम अपना आउटपुट देख सके। और जो लोड रेजिस्टर है वो लगता है आपका क्या, एक जो आपने डायगोनल एक्सेस है उस पर तो आपने एसी सप्लाई लगा दी, जो दूसरी डायगोनल एक्सेस बचेगी उस पर आप लगाएंगे क्या? लोड रेजिस्टर। अभी आप लोग जब डायग्राम देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि डायगोनल एक्सेस कौन सी है जिन पे एसी सप्लाई लगानी है और कौन सी डायगोनल एक्सेस है जिन पे लोड रेजिस्टर लगाना है।
तो ये बात आप लोग देख लीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर में नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज होता है और 4 डायोड्स का यूज होता है। एसी सप्लाई जो है वो एक डायगोनल पे यूज करते हैं हम ब्रिज के, और दूसरे डायगोनल पे हम यूज करते हैं क्या, लोड रेजिस्टर को अपने कनेक्ट करते हैं आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आते हैं सर्किट डायग्राम पे। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। ये है आपका ब्रिज फॉर्मेशन, ये ब्रिज फॉर्मेशन है आपका, जो कि 4 डायोड से आपका बना हुआ है। यहाँ आपका एसी सिग्नल दिया हुआ है जो कि स्टेप डाउन ऑलरेडी करा हुआ है, और वो डायरेक्टली आपके ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, जो मैंने डायगोनल वाली बात बताई थी, ये डायगोनल्स है। अगर आप इसको स्क्वायर मानते हैं, इस पूरे फॉर्मेशन को स्क्वायर मानते हैं, तो जो इसके डायगोनल्स होंगे वो एक तो ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, तो एक डायगोनल पे तो लगाया है हमने क्या, एसी सप्लाई। दोनों डायगोनल के एंड्स पे हमने क्या लगाया है, एसी सप्लाई लगाया है। इसके बाद जो 2 डायगोनल्स के एंड्स हैं, इन पे लगाया है हमने क्या, लोड रेजिस्टर को अपने कनेक्ट कर देंगे यहाँ इसके अक्रॉस। ये इसको लोड रेजिस्टर ये रहा, इसको इसके अक्रॉस यहाँ 2 डायगोनल्स के एंड्स बनते हैं, इनके अक्रॉस हम लोड रेजिस्टर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब इसमें देखने वाली बात ये है, ब्रिज रेक्टिफायर में जो ये ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है, इसको आपको एज इट इज, बिल्कुल डायोड्स का जो पोजीशन है वो एज इट इज ऐसे ही रखना है। अदरवाइज जो आपके डायोड्स, अगर आप लोगों ने इसकी पोजीशंस को चेंज किया और इस मतलब आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि पोजीशन चेंज करते टाइम क्या हमें चेंजेस ज़रूरी होंगे, तो क्या होगा, आपका आउटपुट जो आएगा वो नहीं आएगा और गलत आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसकी जो पोजीशंस हैं डायोड्स की, उनको बहुत ध्यान से हमें फिक्स करना पड़ता है ब्रिज फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो वो अभी प्रैक्टिकल डेमो में आपको बता दूंगी मैं कि किस तरीके से आप लोगों को ब्रेडबोर्ड के ऊपर वो फिक्स करने होते हैं। वीडियो में दिया हुआ है, वो सब एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेंगे आप लोग। इसके बाद अब आते हैं वर्किंग पे। विदाउट फिल्टर की वर्किंग देखेंगे हम अभी कि विदाउट फिल्टर की ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग क्या होगी। अब फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी वर्किंग क्या होगी। जब आप एसी सप्लाई को स्विच ऑन करेंगे तो आपका ए टर्मिनल को पॉजिटिव मिलेगा और बी टर्मिनल को क्या मिलेगा, आपका नेगेटिव सप्लाई मिलेगी स्विच ऑन होते ही एसी सप्लाई के। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो डायरेक्शन रहेगी आपकी करंट की, वो ए टू लोड रेजिस्टर आपका जाना शुरू हो जाएगी। अब जब लोड रेजिस्टर में जाना शुरू हो जाएगी तो वो किस तरीके से जाएगी, ए पॉइंट से जाएगी आपकी डायोड 1 में। डायोड 1 ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा क्योंकि पी साइड को मिल रहा है पॉजिटिव और एन साइड उसके कंपैरिजन में रहेगा नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। जब ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा तो ये एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, इसीलिए इसके साथ ही साथ करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। इस पॉइंट पे आके करंट को ये वाला रास्ता नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो चुका है, तो करंट यहाँ नहीं जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि रिवर्स बाइस में जो डायोड होता है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है और ये यहाँ से वर्चुअली आपका हट जाएगा। ठीक है, इसीलिए डायोड को अब जो करंट को पाथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, D1 से होता हुआ इस पाथ पे जाएगी आपकी करंट। इसके बाद आपका लोड रेजिस्टर में आपकी करंट फ्लो होगी। जब लोड रेजिस्टर से करंट निकलेगी तो ये जाएगी वापस यहाँ इस सर्किट के, इस नेटवर्क के थ्रू ये यहाँ जाएगी। यहाँ इस पॉइंट पे आके अब इसको 2 पाथ मिलने चाहिए थे, लेकिन ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बाइस होने की वजह से इस वाले पाथ में करंट नहीं जाएगी और करंट जाएगी सीधा D2 के अंदर। ठीक है, D2 वाला पाथ फॉलो करेगी, D2 के अंदर जाएगी, फिर D2 से ये करंट निकलते हुए आपका यहाँ सोर्स में ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, करंट का फ्लो होगा फ्रॉम ए टर्मिनल टू बी टर्मिनल थ्रू द डायोड D1 and from load resistor and to the D2 and again to the source. ओके, तो ये हो गया आपका क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर सर्किट का पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या आपका किस तरीके से करंट फ्लो रहेगा वो। ठीक है, इसके बाद आता है बात कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आई हमारे पास तो ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा।
ए टर्मिनल नेगेटिव होने की वजह से बी टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली, कि ए टर्मिनल को अगर नेगेटिव मिल रहा है तो बी को पॉजिटिव मिलेगा। तो करंट क्या होगा, अब आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू करेगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस कि आपका पॉजिटिव इस तरीके से निकल के D3 को ये फॉरवर्ड वाइज करेगा करंट या आपका वोल्टेज, और D3 कंडक्ट करना शुरू करेगा। फिर लोड रेजिस्टर में जाएगी करंट, इस पाथ को फॉलो करते हुए लोड रेजिस्टेंस से करंट निकल के कहाँ जाएगी, D4 में जाएगी, क्योंकि ये और ये वाला जो डायोड है आपका वो बंद हो चुके हैं, तो इनमें करंट नहीं जाएगी। जो भी आपके डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं सिर्फ उनमें ही करंट जाएगी, और यहाँ से ऐसे होते हुए ये D4 में जाएगी करंट, और D4 को लीव करते हुए ये ए टर्मिनल यानी सोर्स में यहाँ से इस तरीके से ये करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो करंट का पाथ अब क्या हो गया, इधर से लेकर D3 से लेकर लोड रेजिस्टर में जाएगी, फिर D4 आएगी एंड अगेन देन टू द सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फाइनल आउटपुट आएगा वो आप लोग जानते हैं कि सम होता है, जो भी आपका बोथ आउट जो हम लोगों ने वर्किंग देखी है पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में, उन दोनों की वर्किंग का सम अप होता है क्या, फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म्स। तो जो भी फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म्स होंगी आपकी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पॉजिटिव आपको मिल ही रही थी, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अब आपको पॉजिटिव साइड पे ही आपके क्या मिलने लगेगी, करंट फ्लो होना मिलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो रिवर्स होती जा रही थी इसलिए। ठीक है, तो इसीलिए जो करंट ने पाथ फॉलो किया वो रिवर्स हो रहा था, इसीलिए जो आपका आउटपुट में जो पाथ आएगा करंट का वो भी रिवर्स होके आएगा, यानी कि नेगेटिव साइड में ना आकर करंट पॉजिटिव साइड में ही आपका वो बनते चले जाएगी करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, तो अभी इसको वेव फॉर्म के थ्रू देखेंगे कि वेव फॉर्म क्या रहेगी इसकी। ये है इसकी वेव फॉर्म, ये एसी इनपुट रहा आपका जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स दोनों हैं। ठीक है, अब जब फर्स्ट केस था हमारा D1 और D2 कंडक्ट कर रहे थे, तो हमारी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई हो पा रही थी। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो पा रही थी, और D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहे थे तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी हमारी वो कंडक्ट हो पा रही थी ओनली, पॉजिटिव हाफ साइकिल वहां रेक्टिफाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाली आपके हाफ साइकिल जो ये नेगेटिव वाली है उसमें रिवर्स डायरेक्शन में आपको करंट यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिला। जब आप लोगों ने इसका फाइनल आउटपुट देखा तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो सम होगा किसका, D1 एंड D2 कंडक्ट कर रहे हैं उस वाले साइकिल का प्लस D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहे हैं उस वाली साइकिल का, तो ये आपको सम होके इस टाइप की पल्सेटिंग DC में फॉर्म में मिल जाएगी आपकी क्या, वेव फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये आउटपुट आपको देखने को मिलेगा किसमें, फाइनली जब आप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट देखेंगे, अगर आप CRO के थ्रू देखेंगे तो आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका कैपेसिटिव यानी फिल्टर एक्शन देखेंगे अभी हम। ये तो हमारी जो अभी आ रही है, जो ये वेव फॉर्म आ रही है ये पल्सेटिंग DC है, बट हमें पल्सेटिंग DC नहीं चाहिए किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए पल्सेटिंग DC का यूज नहीं करते। हम चाहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हमें फिल्टर्ड आउटपुट या फिर प्योर DC फॉर्म हमें मिले, ताकि वो जो वर्किंग है उसकी डिवाइस की वो प्रॉपरली हमारे पास आ सके। तो इसको प्योर करना होगा हमें, ये पल्सेस जो इसमें आ रहे हैं इसको रिमूव करना होगा, और जितना भी AC कंपोनेंट, हम इन पल्सेस को क्या बोलते हैं, इसमें अभी भी AC कंपोनेंट ऐड है। तो पल्सेस का मतलब है कि इस वाले आउटपुट में आपका AC कंपोनेंट ऐड हो रखा है, लेकिन हमें फाइनली जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट है उसमें पल्सेस नहीं चाहिए या AC कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें इसमें फिल्टर लगाना पड़ता है। और फिल्टर आप लोगों को पता ही है कि कैसे लगाते हैं, एक कैपेसिटर फिल्टर का यूज करते हैं और इसको लोड के पैरेलल में हम लोग लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये फिल्टरेशन होके हमें आउटपुट में मिल जाती है हमारी वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये है इसका सर्किट डायग्राम, जब हमने फिल्टर सर्किट लगा दिया तब कुछ नहीं किया है, फॉर्मेशन बिल्कुल सेम एज इट इज है, उसको नहीं छेड़ा बिल्कुल भी। AC सप्लाई जो दी है उसको भी नहीं छेड़ा, यहाँ डायगनल्स भी दी थी उसको भी बिल्कुल वैसे ही रखा है, लोड रेजिस्टर को भी वैसे ही डायगनली दिया है। बट क्या किया है यहाँ पे कि लोड रेजिस्टर के साथ पैरेलल में
यहाँ पे एक कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज अ फिल्टर कंपोनेंट बिहेव करेगा यहाँ पे एक कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, ओके। सो अभी इसको डिस्कस करते हैं वर्किंग। इसकी वर्किंग लास्ट टाइम में हम लोगों ने जब डिस्कस की थी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह से, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि डिस्कस किया था इसका वर्किंग। तो बिल्कुल सेम एज इट इज इसका वर्किंग यहाँ पे भी रहेगा, तो उसको देख लेते हैं वर्किंग को एक बार। कैपेसिटर आप लोग प्लेस करेंगे बिल्कुल पैरेलल अक्रॉस द लोड। ठीक है, इसके बाद जब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब आपके हाफ साइकिल आएगी पॉजिटिव वाली, तो D1 एंड D2 कंडक्ट करते हैं, आपके D1 एंड D2 आपके कंडक्ट करते हैं। इस दौरान आपके क्या होगा कि कैपेसिटर जो था वो इनिशियली जो अनचार्ज पोजीशन में था वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो मिल चुका है उसको, और पॉजिटिव डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज होना यहाँ से इस तरीके से शुरू हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे क्या होगा, पीक वैल्यू पे आ जाएगा कैपेसिटर, इतने तक ये चार्ज होगा। ठीक है, मैक्सिममली यहाँ से लेके यहाँ तक ये चार्ज होगा, मैक्सिमम पीक वोल्टेज तक। इसके बाद अब क्या होगा कि अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा कैपेसिटर। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। अब डिस्चार्ज कब तक होगा, जब तक इसको क्या होगा, सॉरी, ये डिस्चार्ज होना अब ये शुरू होगा, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले भी बताया था आप लोगों को कि कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम बहुत कम होता है, बट डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चार्ज तो काफी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये डिस्चार्ज होने में काफी टाइम ले लेगा। इतने तक क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज हो ही रहा होगा तो इतने तक हमारे पास क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास शुरू हो जाएगी आना, और डी D3 एंड D4 कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास ये वाली वेव फॉर्म आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये वाली वेव फॉर्म आना शुरू हो जाएगी तो कैपेसिटर को क्या है, अगेन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और अगेन ये क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये कहाँ तक चार्ज होगा, अगेन पॉजिटिव पीक वैल्यू तक आपका ये चार्ज होगा, फिर अगेन ये डिस्चार्ज होगा, और यही वाली साइकिल पूरे AC फ्रीक्वेंसी तक आपकी कंटिन्यू चलती चले जाएगी। ठीक है, तो ये जो होगा आपका जो करंट फ्लो करेगा वो आपका इस तरीके से ये वेव फॉर्म में फ्लो करेगा। तो अभी आप लोग यहाँ वेव फॉर्म के थ्रू देख रहे हैं कि जो भी आपकी वेव फॉर्म आई है उसमें पहले काफी पल्सेस थे, ये जो डॉटेड लाइन है वो पल्सेस वाली लाइन है, उसमें काफी पल्सेस थे, AC कंपोनेंट बहुत ज्यादा था। बट यहाँ पे क्या है, अभी प्योर होना शुरू हो गई है, क्योंकि जो पल्सेस हैं इसमें वो काफी हद तक रिमूव हो चुके हैं कैपेसिटर फिल्टर लगाने की वजह से, और एक तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन हमारी प्योर फॉर्म ऑफ DC मिलने के लिए ये तैयार हो चुकी है। प्योर फॉर्म ऑफ DC हम कहाँ से बिल्कुल इससे निकाल सकते हैं, हम इसको रेगुलेट अगर और कर देंगे, जो ये फाइनल हमारा AC टू DC कन्वर्जन में फाइनल हमारे पास ब्लॉक होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, अगर हम इसको रेगुलेट और कर देते हैं तो इसके बाद ये रेगुलेशन के बाद एक प्योर DC फॉर्म, हमें जितने भी वैल्यू का रेगुलेटर लगाएंगे उसमें प्योर DC फॉर्म में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुई वर्किंग विथ फिल्टर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या यूज हुआ है इसमें। फॉर्मूला वही होंगे सेम इसके, बिल्कुल रिपल फैक्टर आपको निकालना है गामा, तो IAC डिवाइडेड बाय IDC होगा, और इसके लिए भी वैल्यू आपकी वही सेम रहती है, सेंटर टैप के लिए नहीं, सॉरी, ये आपके ब्रिज रेक्टिफायर के लिए है, ये ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपका सेम वैल्यू रहेगी 0.48, एंड ये यहाँ पे भी आपका ब्रिज रेक्टिफायर के लिए सेम वैल्यू रहेगी, इसकी एफिशिएंसी की 81.2 ही उसकी एफिशिएंसी वैल्यू होती है, और ट्रिपल फैक्टर भी इसका 0.48 स्टैंडर्ड आपका जो वैल्यू होती है वो यही होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा ही है। ओके, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर इज हायर देन द एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर से ऑब्वियसली ये डबल या ज्यादा ही होगी, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल या तो रेक्टिफाई होती है या नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई होती है, तो वो
जो फ्रीक्वेंसी आती है वो काफ़ी कम आती है हमारी रेक्टिफिकेशन की। बट जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के साथ काम करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है या डबल हो जाती है इन कंपैरिजन टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों ही पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई करना होता है, इसीलिए एफिशिएंसी उसकी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो डीसी आउटपुट सिग्नल है आपका ब्रिज रेक्टिफायर का, वो काफ़ी स्मूथ होता है। आपने देखा ही कि हम लोगों ने फिल्टर सर्किट जब लगा दिया था तो ये काफ़ी स्मूथ हो गया था, ऑलमोस्ट आपकी 99.9 समथिंग आपकी जो एफिशिएंसी है परसेंटेज में आपकी निकल के आ जाती है हाफ वेव जो इसका ब्रिज रेक्टिफायर है उसके केस में। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी काफ़ी हद तक आपका फिल्टरेशन लगाने के बाद आपका कुछ जो स्मूथनेस है वो ले आते हैं, लेकिन जो अगर आप कंपेयर करेंगे काफ़ी सारे रेक्टिफायर्स को उनके आउटपुट्स को, तो आप ये देखेंगे कि काफ़ी हाफ वेव रेक्टिफायर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी सॉरी जो आपका स्मूथिंग होगी वो आपके ब्रिज रेक्टिफायर से थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, और एक और इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है आपका कि ब्रिज रेक्टिफायर में आपको सिंपल ट्रांसफार्मर की नीड होती है, उसमें आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की नीड नहीं होती। तो जो सिंपल वाला ट्रांसफार्मर होता है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से आपका लो कॉस्ट में आता है, इसीलिए, और वो इजी टू कंस्ट्रक्शन भी होता है। इसीलिए आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो चीपर है और इम्प्लीमेंट करने में भी उसको मतलब ज़्यादा ही उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया जाए रादर देन द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ओके, इसके बाद आता है एप्लीकेशन। बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट कंपेयर टू सेंटर टैप दे आर वाइडली यूज्ड इन पावर सप्लाई सर्किट। अभी बताया मैंने आपको कि इसके लो कॉस्ट की वजह से और जो भी ट्रांसफार्मर है उसका इजी कंस्ट्रक्शन की वजह से हम इसको क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं पावर सप्लाई सर्किट्स को बनाने के लिए। ठीक है, दिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल। एम्पलीट्यूड जो भी रेडियो सिग्नल का मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है उसको भी डिटेक्ट करने के काम आता है ये। Bridge rectifier can be used to supply polarized voltage in welding. Polarized welding क्या होगा आपका कि एक ही साइड आपको मतलब जो रेक्टिफाइड वेल्डिंग हम रेक्टिफाइड वोल्टेज बोल सकते हैं इस तरीके सप्लाई को। तो रेक्टिफाइड वोल्टेज आप लोग को तो ब्रिज रेक्टिफायर से मिलता ही है, तो वेल्डिंग में जब भी आपको रेक्टिफाइड वोल्टेज की जरूरत होगी तो आप ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करके उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट के लिए। अभी अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी भी जगह से प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे ईमेल के थ्रू या फिर अपने क्लासरूम ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपको जो रिकॉर्डिंग है वो अभी मिल जाएगी, योगेश सर आपको सेंड कर देंगे, ये रिकॉर्डिंग आपके क्लासरूम ऐप पे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें कुछ भी अगर दिक्कत है कहीं भी, और आप लोग को पहले इंस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया है कि सबमिशन के इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा इस वीडियो में, और इसके बाद आप लोग को क्विज टेस्ट के लिए और प्रिपेयर रहना है, तो आप लोग उसके लिए और प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, अभी हम लोग इसको स्टॉप करते हैं।